हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का मॉड्यूल नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, जो कि है कंट्रोल पैनल वायरिंग। और कंट्रोल पैनल वायरिंग से आपके सीबीटी एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक कंप्लीट देखिए। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, जिससे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। लाल, नीला, काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित की जाती है। जैसा कि आप जानते हो, 3 फेज एसी जो सिस्टम होता है वायर्स का, वो आपका क्या होता है, आर, वाई और बी, है ना। आर फॉर क्या होता है, रेड, है ना, और वाई फॉर क्या होता है, येलो, है ना, और बी फॉर क्या होता है, ब्लू। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखें ना, तो रेड तो है ना, यहाँ पर रेड तो है, ब्लू भी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक आ गया, है ना। अगर यहाँ पर येलो आ जाता तो ये आपका क्या हो जाता, 3 फेज एसी प्रणाली हो जाता। लेकिन यहाँ पर ब्लैक आ गया, जो कि क्या होता है, डीसी का होता है। क्या होता है, डीसी का होता है। तो यहाँ पर आप देखिए 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वायर सिस्टम, है ना, डीसी 3 वायर सिस्टम। तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। टिप्स एंड ट्रिक्स जहां पर ज़रूरत होगी मैं आपको बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तारों को गुच्छा करने के लिए कौन सा गुच्छा केबल के बांधने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन हमसे ये कहना चाहता है, जैसे आपने देखा होगा कंट्रोल पैनल आपके घर में या फिर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ से वायर जा रहे हैं, है ना, और वायर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो तारों का गुच्छा करने के लिए हम कौन से केबल बांधों का उपयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहला आपका है सिल्क टाई, तो दूसरा है पीवीसी टाई, तीसरा है नायलॉन टाई, और चौथा आपका है कॉटन टाई। तो आप किसका यूज़ करेंगे, नायलॉन टाई का यूज़ करेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टाई किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ये बेल्ट की तरह होता है ना। जैसे कि आप इसको इसमें फंसाएंगे और खींचेंगे तो ये क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है ना। फ़ोटो पॉसिबल नहीं था, वरना मैं ले आता जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आता। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि तारों का गुच्छा अगर आपको बांधना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, नायलॉन टाई का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आपसे कह रहा है कि पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है ना। जो आप पैनल बोर्ड बनाते हो, है ना, तो उसमें आपको किस उपकरण को, किस इंस्ट्रूमेंट को नहीं लगाना चाहिए, है ना। तो देखिए, संकेतक, दीपक, ये तो आपको लगाना है, यानी इंडिकेटिंग लैंप का तो आप इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आपको पता लगेगा कि यहाँ पर इस बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं, है ना। आइसोलेटिंग स्विच का भी आप इस्तेमाल करते हैं, पुश बटन का भी आप स्विच इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर सेंसर का यूज़ हम नहीं करते। सेंसर का यूज़ हम क्यों करते हैं, किसी फिजिकल यूनिट को पता करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर ये सेंसर का यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमने यही बोला था कि किस उपकरण का उपयोग से बचा जाता है, यानी कि किस उपकरण का यूज़ नहीं करना है। तो वो आपका क्या होता है, वो आपका सेंसर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपसे कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित डिवाइस का नाम बताइए। ये आपके पास एक डायग्राम है और इस तरह से आपको डायग्राम मिलेगा सीबीटी एग्जाम में। लेकिन यहाँ पर हो सकता है आपको साफ नहीं दिखता हो, लेकिन सीबीटी एग्जाम में आपको क्लियर फोटो दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये वाला एक्स से चिन्हित भाग है। अब हमें बताना है ये वाला पार्ट क्या है। इस तरह से ये बना हुआ है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी स्विच कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये आपका ऑक्सिलरी स्विच होता है ना। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये आपका क्या होता है, ये आपका ओवरलोड रिले होता है, ओवरलोड रिले होता है। और ये वाला आपका क्या होता है, ये आपका ऑन स्विच होता है ना। और ये आपका क्या होता है, ऑफ स्विच होता है। तो ये जितनी भी पॉसिबल चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, जिनसे क्वेश्चंस बन सकते थे, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला क्या है, ये आपका ऑक्सिलरी स्विच है। तो ऑक्सिलरी स्विच आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 5th नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल, है ना। कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरीज का नाम क्या है। ये वाली आप वायरिंग एक्सेसरीज देख रहे हैं, और ये प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यही क्वेश्चन है। इसका नाम क्या है ना। और ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रट गया होगा। इसको हम कहते हैं डिन रेल। क्या कहते हैं, डिन रेल कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो डिन रेल ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि आपसे कह रहा है सर्किट में एक्स के रूप से चिन्हित डिवाइस का नाम बताइए। ये आपके
आपके पास एक सर्किट दे दिया है ना। अब आपसे देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, पिछली बार आपसे क्या पूछा था, इसके बारे में है ना, इसके बारे में पूछा था, लेकिन इस बार इसने इस बारे में पूछ लिया। तो इसीलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, है ना, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछे तो आप बता पाएँ। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये आपका ऑन स्विच होता है ना, और ये आपका ऑफ स्विच होता है, ये आपका क्या होता है, ऑक्सिलरी स्विच होता है, ये आपका ओवरलोड रिले होता है ना, ओवरलोड रिले। तो ओवरलोड रिले हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी में आंसर दिख रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओवरलोड रिले। और ये आपका किसका है, DOL स्टार्टर का सर्किट डायग्राम है ना, DOL स्टार्टर का सर्किट डायग्राम है, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम बताइए। ये आपके पास एक सामग्री है, इसका आपको नाम बताना है भाई, कि इसका कंट्रोल पैनल में हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है ना। तो सबसे पहली बात ये क्या है, एक पट्टी की तरह आपको दिख रही होगी, है ना, पट्टी है। तो ये क्या करती है, तारों को बांधने के लिए जो केबल होती है उनको बांधने वाली एक पट्टी है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नायलॉन केबल टाई भी बांधने का ही काम करती है, लेकिन उसका आकार मैंने आपको बताया टाई की तरह होता है, पतला होता है ना, लेकिन ये चौड़ी भी आप देख सकते हैं, है ना। तो आप इस तरह से पता लगा पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौड़ का नाम क्या है। यहाँ पर गौड़ बोला है, यहाँ पर इसका राइट आंसर, इसे हम एक्सेसरीज कहते हैं ना, इसे सामग्री भी लिख सकते थे। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये वाली शक्ल आप याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है और प्रीवियस ईयर्स में, है ना, जो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछी गई है। तो इसे हम क्या कहते हैं, देखिए एक इस तरह से होता है और एक आपका इस तरह से होता है, जिसे हम ग्रोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रोमेट कहते हैं। ये भी आपका क्या है, ग्रोमेट ही कहलाएगा। ग्रोमेट का काम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये हमारा कंट्रोल पैनल है ना, तो होता क्या है, जैसे यहाँ पर इस तरह से कटिंग होती है। जैसे एनर्जी मीटर को आप ले लीजिए, आपके घर में एनर्जी मीटर लगा होगा, उसमें क्या होता है, यहाँ से लाइन आती है और यहाँ से निकल जाती है। तो ये वायर आने और जाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, ये मान लीजिए ये मेटल का बना हुआ है ना, ये बॉक्स मेटल का बना हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, ये वायर को छील सकता है और वायर का इंसुलेशन हटा सकता है, जिससे कि इस बोर्ड में करंट आ जाएगा, और बोर्ड में करंट आएगा तो अर्थिंग करंट आ जाएगा, है ना, घर में करंट आ सकता है। तो इससे बचने के लिए हम ग्रोमेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ग्रोमेट्स क्या करता है, तारों की रक्षा करता है ना, जिससे कि वो छिले ना, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रोमेट, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आपसे कह रहा है पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और सर्किट से बचाता है। देखिए ओवरलोड और सर्किट से कौन बचाता है, ये मैंने आपको बता रखा है, क्या है, MCB। क्या है, MCB। इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और यही आपका राइट आंसर है, MCB। क्यों, क्योंकि देखिए जो आपका पैनल बोर्ड है ना, इसमें अगर ओवरलोड होगा या शॉर्ट सर्किट होगा, तब आपका जो है MCB यहाँ पर बचाता है। इसमें क्या होता है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है, जो कि क्या करती है, ओवरलोड से उसे डिस्कनेक्ट कर देती है। तो इस तरह से ये रक्षा करता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि हमसे कह रहा है एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति और वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, लिमिट स्विच कहते हैं। लिमिट स्विच का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो लिफ्ट आपने देखी होगी ना, लिफ्ट हो सकता है आपने लिफ्ट में यूज़ भी की हो, लिफ्ट, है ना। तो इस तरह से होता है, ये पट्टी बनी हुई होती है और यहाँ पर ये लिफ्ट होती है। तो इसके बीच में क्या होता है ना, लिमिट स्विच लगा होता है, जो कि लिमिट को निर्धारित करता है कि ये लिफ्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगी। अगर आप वहाँ पर 1 2 3 लिखा होता है ना, अगर आपने 2 दबाया तो 2 वाले फ्लोर पर जाएगी, सेकंड फ्लोर पर, है ना। अगर आपने 3 दबाया तो 3 वाले फ्लोर तक जाएगी, यानी लिमिट सेट कर देती है ना। तो लिमिट स्विच का हम लिफ्ट में यूज़ करते हैं। और एक्चुएटर के साथ जो मशीन में गति और वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है, वो आपका लिमिट स्विच ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, पैनल बोर्ड में 2 अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है। पैनल बोर्ड में हम अर्थिंग दो क्यों देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये क्या है, पैनल बोर्ड है, मैंने यहाँ पर एक अर्थिंग दे रखी है ना, इस तरह से मैंने यहाँ पर इस तरह से एक अर्थिंग दे रखी है। आप यहाँ पर आए, है ना, और आपने इसे छुआ, आपको करंट नहीं लगेगा क्योंकि अर्थिंग कर रखी है। अब मान लीजिए ये अर्थिंग हो गई फेल, क्या हो गई, ये अर्थिंग हो गई फेल। अब अगर ये अर्थिंग फेल हो जाएगी, तब आप इसे छुएंगे तो आपको क्या लगेगा, शॉक लगेगा, है ना, आपको ज़बरदस्त शॉक लग जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम 2 वायरिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये फेल हो गया, तो यहाँ पर एक और अर्थिंग हमने कर रखी होगी। अगर ये वाली फेल भी हो गई तो ये वाला काम करेगी, है ना। तो इसलिए हम 2 अर्थिंग करते हैं। देखिए अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 अर्थिंग हम इसीलिए करते हैं, जिससे कि एक अर्थिंग अगर फेल भी हो जाए तो दूसरी अर्थिंग हमारी प्रॉपरली वर्क करनी चाहिए, जिससे कि हमें शॉक ना लग पाए। ओके,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि आपसे कह रहा है किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग करते हैं। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, लिमिट स्विच का हम यूज़ करते हैं लिफ्ट में। किस में? लिफ्ट में। तो लिफ्ट सर्किट में हम लिमिट स्विच का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है। तो ये आपको बताना है। तो वो नो वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार किया जाता है ना, नो वोल्ट कॉइल NVC के थ्रू हम इसका चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, पेंच का उपयोग किए बिना बोर्ड में, पैनल बोर्ड में MCB OLR और माउंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, बिना पेंच की बात कर रहा है यहाँ पर, है ना, पेंच का उपयोग किए बिना। तो पेंच के बिना उपयोग किया, मैंने आपको अभी डिन रेल का नाम बताया था। किसका? डिन रेल का नाम बताया था। तो उसमें हम बिना पेंच के एक्सेसरीज को माउंट कर सकते हैं, जैसे MCB हो गया, OLR हो गया, है ना, तो उन्हें हम माउंट कर सकते हैं बिना पेंच के। तो डिन रेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को पैनल बोर्ड पर हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है ना, ये आपको बताना है। तो ऐसा कौन सा है? तो वो थर्मल रिले। अब देखिए, थर्मल रिले आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, ओवरलोड। अब भाई किसी कोई भी उपकरण अगर ओवरलोड होगा तो वो हीट करेगा, और हीट करेगा तो यहाँ पर थर्मल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार्ट डेल्टा शुरू होने के बाद भी टाइमर रिले बंद ना हो, बंद हालत में हो। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपने एक ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर को शुरू कर दिया है ना, उसके बाद क्या हुआ, टाइम डिले रिले जो होता है ना, वो बंद हो जाता है ना, बंद हालत में होता है। तो ऐसे में क्या होगा, डेल्टा में ही चलेगा। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हो, हम जो है इस्तेमाल क्यों करते हैं, टाइमर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जिससे कि डेल्टा से स्टार और स्टार से डेल्टा में बदल जाए, है ना। तो स्टार में कोई मोटर शुरुआत में स्टार होती है, फिर डेल्टा में बदलती है एज थ्रू द टाइमर, है ना। स्टार से शुरू हुई और टाइमर से डेल्टा में बदलती है। लेकिन मान लीजिए टाइमर ही ख़राब हो गया, तो वो क्या होगा, ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, यानी वो स्टार में ही चलता रहेगा, है ना, सॉरी, डेल्टा में ही चलता रहेगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दी, यहाँ पर डेल्टा होता है और यहाँ पर स्टार होता है ना। डेल्टा को स्टार में बदलता है, तो यहाँ पर जो है डेल्टा को डेल्टा में ही बदलता रहेगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में PVC चैनल का उपयोग क्या है। PVC चैनल क्यों हम लगाते हैं एक कंट्रोल पैनल में, है ना, PVC चैनल का उपयोग क्यों करते हैं? बिजली के तारों और उनकी सुरक्षा के लिए, है ना, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए हम PVC चैनल का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी डिवाइस अनुक्रमित नियंत्रण प्रणाली के संचालन की प्रक्रिया बताती है। तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका टाइमर ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना, सिक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम, जो कि टाइमर के थ्रू ही होता है। मैंने आपको बताया उसमें क्या होता है, डेल्टा को स्टार में और स्टार को डेल्टा में ये बदलता रहता है ना। तो ये टाइमर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर के अनुक्रम नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक भार साझा करने के लिए, या बिजली की खपत कम करने के लिए, या फिर परिचालन की लागत कम करने के लिए, या फिर ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए, यानी ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है एक्यूरेसी को ऑपरेशन के, है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर, यानी कंट्रोल ट्रांसफार्मर का क्या उद्देश्य है। हम कंट्रोल ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों करते हैं कंट्रोल पैनल में? तो नियत टर्मिनल वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ये तो गलत आंसर हो जाएगा, है ना। सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए यहाँ पर आपूर्ति होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कंट्रोल जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, सहायक सर्किट जो होते हैं, है ना, उनमें बिजली की आपूर्ति को पूरा करता है ना। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो आपका वोल्टेज को स्टेप डाउन करके देता है ऑक्सिलरी सर्किट को, है ना। ऑक्सिलरी सर्किट को क्या करता है, जो आपके वोल्टेज है उसे कम करके देता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर। आपसे कह रहा है कि नियंत्रण पट के लेआउट को डिज़ाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर आपको ध्यान देना चाहिए।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जब आप कोई लेआउट डिज़ाइन बनाते हैं, है ना, नियंत्रण पट के लिए, तो आप कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई देखेंगे और स्विंग क्षेत्र देखेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जाते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिति को बदलने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का संचालन करके। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेज वे में क्यों लानी चाहिए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो पावर और कंट्रोल वायरिंग दोनों अलग अलग वायरिंग है। तो रेज वे आप जानते हैं किसे कहते हैं, जैसे केपिंग आपने पीवीसी देखा होगा पाइप, तो उसमें क्या करते हैं हम वायरों को गुजारते हैं। जैसे ये काफ़ी सारे वायर जा रहे हैं ना, तो इन्हें हम रेस बे से गुजारते हैं, है ना, रेस बे से हम गुजारते हैं। और अलग अलग गुजारने के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि पावर में और कंट्रोल वायरिंग में दोनों में जो है करंट का डिफरेंस होगा, इसमें ज़्यादा करंट होगा, इसमें कम करंट होगा। तो ऐसे में क्या होगा, एक तार का दूसरे तार का चुंबकीय जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, वो एक दूसरे को डिस्टर्ब कर सकता है या फिर गड़बड़ कर सकता है ना। तो इसलिए हम अलग अलग रेस बेस से गुजार के ले जाते हैं वायर्स को, है ना। समझ में आ गया होगा। तो रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए, यानी इंटरफेरेंस को कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग रेस बेस का, है ना। समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि कह रहा है कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड पट्टियों और गुथे हुए केबलों को चमक आने से रोकता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो ये बात कर रहा है ना, स्पार्किंग की बात कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए कौन सा पैनल बोर्ड पट्टियों का केबल के चमक, ओके। अब देखिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि यहाँ पर, जैसे मान लीजिए वायर है ना। अब ऐसे अगर वायर आपको नॉर्मली दूसरे वायर से कनेक्ट कर देंगे और उसमें ज़्यादा करंट गुजरेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पार्किंग होगा, है ना, स्पार्किंग होगा कुछ इस तरह से। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, लक्स और थिम्बल्स का यूज़ करते हैं, है ना। लक्स और थिम्बल्स क्या होते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा आपके इन्वर्टर पर, है ना। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, वायर है, इसमें से ये इस तरह से वायर आ रहे हैं, है ना। अब मैं क्या करूँगा, लक्स लेकर के आऊँगा, लक्स को यहाँ पर इस तरह से लगा दूँगा। यहाँ पर एक गोल छेद होता है जिससे कि हम यहाँ पर एक नट बोल्ट के थ्रू इसे कस देंगे तो ये टाइट हो जाएगा और ऐसे में स्पार्किंग नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हम लक्स और थिम्बल्स का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, जो कि कह रहा है नियंत्रण कक्ष में जी चैनल का उपयोग किया जाता है। जी चैनल का हम उपयोग करते हैं नियंत्रण कक्ष में। नियंत्रण कक्ष मतलब कंट्रोल पैनल। तो हम कंट्रोल पैनल में जी चैनल का उपयोग क्यों करते हैं, तो सिरों को संयोजकों को ठीक करने के लिए, है ना। जो टर्मिनल होते हैं उन्हें फिक्स करने के लिए, जो टर्मिनल के कनेक्टर्स के टर्मिनल होते हैं उन्हें फिक्स करने के लिए हम जी चैनल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या काम होता है। कंट्रोल पैनल वायरिंग में हम लिमिट स्विच का यूज़ क्यों करते हैं, किसी भी मशीन की दूरी की गति को नियंत्रित करने के लिए, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि आपसे कह रहा है कि एसी प्रतिरोध और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता के मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है। तो ये आप याद रखेंगे, इसमें से आपको AC2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसे आप याद रख लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, जो कि आपसे कह रहा है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम सुनिश्चित कौन सा करता है, ये आपको बताना है। कौन सा सही अनुक्रम इसका है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहले मेन तो आएगा नहीं, है ना, तो ये वाला भी कट जाएगा, है ना, और ये वाला भी कट जाएगा। मेन शुरुआत में नहीं आता है, शुरुआत में स्टार आता है। क्या आता है, शुरुआत में स्टार आता है। और लास्ट में क्या आता है, लास्ट में डेल्टा आता है ना, लास्ट में डेल्टा आता है। तो इन दोनों में ही है, लेकिन स्टार के बाद क्या आता है, स्टार के बाद आपका मेन आता है। क्या आता है, मेन। और मेन के बाद क्या आता है, टाइमर, जिससे कि वो डेल्टा में कन्वर्ट कर पाए, है ना। तो स्टार मेन टाइमर डेल्टा, स्टार मेन टाइमर डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सीक्वेंस को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि नियंत्रण ट्रांसफार्मर के लिए, यानी कंट्रोल ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट यानी कंट्रोल पैनल क्यों प्रदान किए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था, ये ऑक्सिलरी जो सर्किट्स होते हैं उनके लिए, उन्हें चलाने के लिए, उन्हें ऑपरेट करने के लिए, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी
ऑक्सिलरी सर्किट को ऑपरेट करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है। जो कंट्रोल पैनल होता है इसमें हम थर्मल ओवरलोड रिले क्यों लगाते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाने के लिए, है ना। सर्किट को चालू, पृथ्वी 2, समय की देरी, ये कोई आपका राइट आंसर नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मोटर को ओवर हीटिंग और ओवरलोड से बचाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 मिनट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, है ना। पृथ्वी 2 से सर्किट, ये आपका राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपने देखा आज की इस क्लास में हमने टोटल टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। एंड 30 क्वेश्चंस काफ़ी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वही मैंने आज की इस क्लास में लाया था। तो 30 क्वेश्चंस काफ़ी हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से कवर कर लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो बाहर से नहीं आएगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। एंड अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ एंड चीज़ों को सीख पाएँ, समझ पाएँ। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियोज़ को वहाँ पर अपडेट कर दिया है, जिससे कि आप सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।